और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। चेकिंग के दौरान यहां कार सवार ने सिपाही को किस तरह से टक्कर मारी और फिर बोनट पर घसीटता हुआ ले गया, आपको दिखाते हैं 1 मिनट। चेकिंग के दौरान इस गाड़ी को रुकना पुलिस वाले को महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर बड़े सवाल खड़े कर रही है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के टप्पल की हैं। पूरा वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन गाड़ी की बोनट पर औंधे मुंह गिरे पड़े पुलिस वाले की तस्वीर कहानी बताने के लिए काफी है। वारदात गुरुवार की है, जब टप्पल में ये पुलिस वाला गाड़ियों की चेकिंग में जुटा था। इस दौरान जब इसने कार वाले को चेकिंग के लिए रोका तो रुकने की बजाय कार वाले ने सिपाही को टक्कर मारी, जिसकी वजह से वो बोनट पर आकर गिरा और फिर कार सवार बदमाश पुलिस वाले को घसीटता हुआ ले गया। तो इस संबंध में थाने पर उस पुलिसकर्मी की तरफ से वो वादी है, उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है धारा 307, 353 आदि में। पूरी वारदात सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ दूर जाने के बाद जब कार सवार युवक को लगा कि अब उसे पुलिस से खतरा नहीं है, तो उसने गाड़ी धीरे कर सिपाही को उतार दिया और फिर वहां से फरार हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध बताया, तो अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने वालों पर योगी अटैक की तैयारी हो चुकी है। जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। अपने सख्त अंदाज के लिए विख्यात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब राज्य में लव जिहाद प्रेमियों को दे दी है आखिरी चेतावनी। जौनपुर की चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों का राम नाम सत्य होगा, ऐसे लोगों से नया कानून निपटेगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश में सियासत भी गर्मा चुकी है। अयोध्या मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड की पैरोकारी कर चुके जफर याब जिलानी ने कहा कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए योगी आदित्यनाथ ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा कोई कानून जिसके कोई मानी ना हो, कैसे बना लेंगे वो? हाथरस और बलरामपुर की घटनाओं के बाद विपक्ष यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को ही एक फैसले में कहा था कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराने को जायज नहीं ठहराया जा सकता, इसे मान्यता नहीं दी जा सकती। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले राजनीति किस तरह गरमाई है, आपको वो दिखाते हैं। आज रविवार है, लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बिहार में दिग्गजों की रैलियों से रात है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थमने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आज 4 रैलियां करेंगे। बिहार के छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समस्तीपुर और बगहा में पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार सुरसंद, बाजपट्टी, अमौर और आलमनगर विधानसभा क्षेत्रों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बिहार में विपक्ष पर आरोपों की बौछार की। मेरे बहन भाइयों, 15 साल तक ये लोग सरकार बने, लेकिन बिहार ही नहीं, भारत का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है नीतीश कुमार अथवा सुशील मोदी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। बहनों भाइयों, ये नहीं है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीटों पर वोट पड़ेंगे। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की सीटों का फैसला भी इसी चरण में होगा। बिहार चुनाव में मंच टूटने की कई घटनाएं सामने आई हैं। शनिवार को मुजफ्फरपुर में पप्पू यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ। बिहार में रैली को संबोधित करते हुए जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का मंच उनका वजन नहीं सह पाया और ढह गया। मंच के गिरने की तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पप्पू यादव मुजफ्फरपुर के मीनापुर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस रैली में लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। पप्पू यादव के साथ उनके कई समर्थक मंच पर चढ़ गए। जब पप्पू यादव भाषण दे रहे थे, उसी वक्त मंच गिर गया। इस हादसे में पप्पू यादव को गंभीर चोट आई और उनका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया। ये पहली बार नहीं है कि बिहार में चुनावी सभा के दौरान मंच गिरा हो। गुरुवार को बिहार के पश्चिम चंपारण के बगाही देवराज में कांग्रेस नेता और कवि इमरान प्रतापगढ़ी और अखिलेश सिंह की चुनावी सभा के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इमरान कविता के जरिए चुनावी वादों को निभाने की बात कर रहे थे, तभी मंच टूट गया और इमरान समेत दर्जनों कांग्रेसी नेता गिर पड़े।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार अंतिम दौर में है, तो आरोप प्रत्यारोप भी खूब चरम पर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हाथ का साथ छोड़कर कमल खिला रहे हैं, तो निशाने पर कांग्रेस है, जबकि डबरा में जुबान ऐसी फिसली कि वोट बीजेपी की जगह कांग्रेस के लिए मांग बैठे। 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस। अब जुबान ही है, फिसल गई तो फिसल गई। डबरा में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की उम्मीदवार इमरती देवी के लिए वोट मांगने पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान की तारीफों के पुल बांधे और फिर बारी आई वोट मांगने की, तो पूरे जोश के साथ हाथ उठाकर जनता का साथ मांगा, लेकिन गलती से मिस्टेक हो गई। पर नेताजी तो नेताजी हैं, संभलते भी देर नहीं लगी। 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस कमल के फूल वाला बटन दबेगा। अब यही तो राजनीति है, जो कल तक साथ थे अब वो पराये हैं, और कल तक जिनके साथ 2-2 हाथ था अब वो अपने हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास इसका भी जवाब है। शिवराज सिंह जी और हम आमने सामने थे, हाँ मंच अलग था। गृह मंत्री अमित शाह 4 नवंबर को बंगाल जाएंगे, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में राजनीति तेज है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच तकरार बढ़ने लगी। पॉलिटिकल किलिंग्स, बम्स का उपयोग फ्रीली होता है, आखिर हम जा कहां रहे हैं? ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर सवाल उठाए हों, लेकिन इस बार आरोप ज्यादा गंभीर है। सरकारी कर्मचारी यदि अगर राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम करता है, प्रजातांत्रिक भावना पर कुठाराघात करता है। गुरुवार को ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर बात की। बड़ी बात यह है कि राज्यपाल के इस बयान के कुछ दिन बाद ही यानी 4 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे। अमित शाह का दौरा 2021 में होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर है। 4 और 5 नवंबर को अमित शाह बीजेपी संगठन की कई बैठकें करेंगे और बूथ से जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद अमित शाह का ये पहला राज्य दौरा होगा। इससे पहले उन्होंने 1 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा किया था। बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकारी नौकरियों को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन चुका है। प्रमोद सावंत ने कहा कि भगवान भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएं तो सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। आमकां खबर आसा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द 100% सगळ्या गव्हर्नमेंट नोकरी दिवपाक। हांव जरी मुख्यमंत्री जालो, फाल्यां सकाळी येवन खुद्द देव जरी मुख्यमंत्री जालो जाल्यार सुद्धा पॉसिबल ना। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का यह बयान सियासत बढ़ा रहा है। वर्चुअल रूप से अपनी सरकार के महत्वाकांक्षी स्वयं पूर्ण मित्र आउटरीच पहल को लॉन्च करने के बाद प्रमोद सावंत ने एक वेब कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में ये बात कही। खुद देव जरी मुख्यमंत्री झाला सुद्धा पॉसिबल ना। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि बेरोजगारों को हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का रोजगार मिलना चाहिए। गोवा में ऐसी कई सारी नौकरियां हैं जो बाहरी लोग हासिल कर लेते हैं। प्रमोद सावंत ने गोवा के लोगों को भरोसा दिलाया कि स्वयं पूर्ण मित्र पहल से गांव में बेरोजगार लोगों के लिए छोटे मोटे कामों की भी व्यवस्था की जाएगी। वैसे राजनीतिक वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन ये भी सच है कि पिछले कुछ सालों में देश में सरकारी नौकरियों में भारी कमी होती जा रही है और साथ ही साथ सिर्फ सरकारी नौकरियों से ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। पटेल जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती गुजरात से पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया, तो वहीं पुलवामा पर सियासत के लिए विपक्ष को चारों ओर से घेरा। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और कट्टरता के समर्थकों पर वार किया। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से एकता संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत वैश्विक आतंकवाद और कट्टरता से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत ने आतंकवाद को हमेशा अपनी एकता से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जवाब दिया है। दुनिया के सभी देशों को एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के कबूलनामे का जिक्र करते हुए सेना पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया। पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग
पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे। 2 दिन के गुजरात दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया साबरमती रिवर फ्रंट पर देश की पहली सी प्लेन सर्विस का उद्घाटन भी किया। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए क्या है अच्छी खबर, 60 सेकंड में दिखाते हैं। कोरोना काल में माता के दर्शन पर भक्तों की तय लिमिट अब बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री माता वैष्णो देवी भवन में दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों की अधिकतम संख्या को 7,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया है। शुक्रवार को जारी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अब वैष्णो देवी भवन में प्रतिदिन 7,000 के बजाय 15,000 तीर्थयात्री दर्शन कर सकेंगे। यह फैसला आज यानी 1 नवंबर से प्रभावी है और 30 नवंबर तक लागू रहेगा। इसके बाद स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। भक्तों के लिए कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के उपाय पहले की तरह लागू रहेंगे। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का श्रद्धालुओं को पालन करना होगा। अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए यात्रियों को ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही साथ एहतियातों के साथ कटरा, अर्धकुंवारी और माता के भवन के पास रुकने की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलेगी। 15 अक्टूबर से अनलॉक 5 में धार्मिक समारोह को लेकर कई तरह की गतिविधियों में छूट के साथ वैष्णो देवी में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सीमा 5,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दी गई थी। भगवान वाल्मीकि की जयंती के मौके पर हिसार के वाल्मीकि चौक पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इस दौरान लोगों से भगवान वाल्मीकि के दिखाए रास्ते पर चलने और बच्चों को शिक्षित बनाने की अपील की। 31 अक्टूबर को देश भर में भगवान वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। इस विशेष अवसर पर हिसार के वाल्मीकि चौक पर भी खास धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर चंद्रा ने भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा के समक्ष नमन करते हुए समाज की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। और अच्छे कर्म हम सब करते रहेंगे तो ठीक होगा, सब चीजें, दुख भी दूर अच्छे कर्मों से ही होते हैं। कोरोना काल का जिक्र करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने समाज के लोगों द्वारा दिए गए सहयोग को भी बताया। कोरोना के काल में आप लोगों ने तो बहुत देश और समाज का काम किया, जैसा कि भाई ने कहा, उसके लिए पूरे देश को और पूरे समाज को आपका आभारी होना चाहिए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लोगों को हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखने का संदेश दिया और साथ ही साथ कार्यक्रम में उपस्थित वाल्मीकि समाज के लोगों को अपना पूरा सहयोग देने का भरोसा भी दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.